हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। ये क्वेश्चंस क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं कि कैसे किया जाएगा, बोर्ड में हमने जो लिखा है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी जब कोई कार्य अगर ऋणात्मक होता है तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है। ऑप्शन ए आपका 0 डिग्री है, ऑप्शन बी 45 डिग्री है, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 180 डिग्री। यानी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो हमने एक दोस्तों फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला वर्क डन का बताया था, W = FS cos थीटा। तो हमने cos थीटा की डिफरेंट वैल्यू भी आपको बताई थी, आपने वीडियो में देखा होगा। अगर आपको याद होगा तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अगर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर 180 डिग्री का अगर एंगल बनता है यानी कोण बनता है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जब एंगल क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वर्क होता है। जैसे अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें एक्यूट एंगल बनने चाहिए, और निगेटिव होगा तो 180 पे, और 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। इस पे बताया गया है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, यानी जो भी किसी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है किस पर निर्भर नहीं रहता है, ये बताना है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन पे तो निर्भर करता है, क्योंकि अगर जब भी किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस करेगा तभी वो वर्क डन कर रहा है। इसी तरह फोर्स अप्लाइड, फोर्स पे भी लगाते हैं तो फोर्स लगाएंगे तभी वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो ये दोनों फैक्टर आपके क्या हैं, आपके क्लियर हैं कि इस पर डिपेंड करता है। और ऑप्शन सी जो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे वर्क डन होता है, क्योंकि दो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनता है वो डिसाइड करता है कि वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होता है या 0 होता है। ठीक है, तो यानी इन तीनों फैक्टर पे आपका क्या होता है, वर्क डन डिपेंड करता है। जो ऑप्शन नंबर डी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्क डन, यानी वर्क डन इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी पे हमारा जो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या होता है, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहा जाता है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होती है उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h, यानी कोई वस्तु h हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है। आफ्टर इट हैज फॉलन एट हाइट h/2, यानी कुछ देर गिरते हुए जब वो हाइट h/2 पे यानी हाफ डिस्टेंस पहुंचती है तो उसका इट विल पोसेसेस, यानी ये कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करती है, केवल पोटेंशियल एनर्जी यानी ओनली पोटेंशियल एनर्जी को, केवल स्थितिज ऊर्जा, ओनली काइनेटिक एनर्जी क्या, केवल गतिज ऊर्जा। यहाँ पे बताया हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, क्या हाफ यानी आधा, यानी कहा जाए कि आधा जो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, आधा गतिज ऊर्जा होगा। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बताया गया है दोस्तों। इस ऑप्शंस में हमें क्लियर हो जा रहा है, हमने जब बताया था दोस्तों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो गिरने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब गिरता है वो दोस्तों तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, जब वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कोई एक है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जूल पहला ऑप्शन है, न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन किलोवाट और लास्ट ऑप्शन किलोवाट आवर। तो यानी दोस्तों हमने बताया था कि एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और हम लोग उसकी यूनिट न्यूटन मीटर के भी बारे में पढ़े हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी है किलोवाट आवर, ये एनर्जी की बड़ी यूनिट मानी जाती है और जो हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट, ये क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट ऑफ एनर्जी कौन नहीं है, किलोवाट, जो कि वो क्या है, पावर की यूनिट है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में क्या बताया गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 100 जूल, यानी किसी गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा 100 जूल हो तो फिर क्या करा है, यानी इफ स्पीड इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, यानी यदि उस वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हमने दोस्तों बताया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई के इक्वल टू हाफ mv², अगर हम वेग को दोगुना कर देते तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल दिया गया है, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 400 जूल। तो 400 जूल हमारा बी ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, और माइक्रोवेव ओवन ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, यानी जब हम एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे उसमें वैद्युत उपकरण के बारे में और भी बहुत सारे उपकरण के बारे में हमने बताया था। उसी में से एक उपकरण आपका क्या है, माइक्रोवेव ओवन। तो हमने अगर मान लीजिए इसके बारे में अगर डिस्कस नहीं किया होगा दोस्तों, तो ये भी एक तरह का वैद्युत उपकरण है जो आप अगर बुक्स में आपके दिए गए होंगे। तो वैद्युत उपकरण में जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो खाना बनाने में यानी खाने को गर्म करने के उपयोग में किया जाता है। जैसे हम लोग पिज्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसको गर्म इस माइक्रोवेव ओवन में ही करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को वो उष्मीय ऊर्जा में या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है दोस्तों। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 50 आवर, इट्स पावर इज, यानी एक विद्युत बल्ब है या विद्युत लैंप है जो 2 यूनिट ऊर्जा 50 घंटे में खर्च करती है यानी कंज्यूम करती है, तो उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया है 100 वाट, दूसरा ऑप्शन दिया 25 वाट, तीसरा ऑप्शन 40 वाट और डी ऑप्शन आपका दिया 200 वाट। तो दोस्तों हम यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर में चेंज कर ले। 2 यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर हम पढ़े हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये हमने पढ़ा चुका है, वीडियो देख लीजिएगा जिनको ना समझ में आया हो। तो देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, यानी वो 1000 वाट आवर हो सकता है। इसी तरह हम लोग इसको चेंज करते 2 यूनिट को, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2000 वाट आवर के 2 यूनिट जो होगा। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, पावर इज इक्वल टू W/T, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या हमने पढ़ा कि द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन टाइम टेकन इज कॉल्ड पावर, यानी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो भी जितने समय में ट्रांसफर होती है वो भी क्या कहलाता है, हमारा पावर कहलाता है। तो यानी P इक्वल टू क्या होता है, E/T होता है दोस्तों। P इक्वल टू E/T, तो एनर्जी हमने निकाल लिया है वाट आवर में 2000 वाट आवर, और यहाँ पे जो ये दिया है और टाइम क्या दिया 50 आवर। तो कैंसिल करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आंसर आएगा, 40 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही हो गया दोस्तों। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने। तो देखिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस सेट से, अपने बुक से जिससे आप तैयारी कर रहे हैं,
उससे आप लगाएं। अगर कहीं भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम ऐप में रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में पूछ सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमने उस क्वेश्चन को न लगा पाया या हमें समय नहीं मिल पाई तो हम उसे अगले दिन अवश्य आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें। चलिए अब हम लोग आगे चल के अगले क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं कैसे उसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चंस में क्या बताया है, यानी द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट 6 मीटर अबव द ग्राउंड इज, यानी एक वस्तु जो 6 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से स्थित है, यानी अर्थ से वो उसकी हाइट जो है 6 मीटर है, वहाँ पे उसकी एनर्जी बतानी है कितनी होगी। तो देखिए जब हाइट की बात आती है यानी पोजीशन की बात आती है तो वहाँ पे हमारा दोस्तों क्या लगता है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर हमारा जो मास दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 10 kg दिया है, 10 kg दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लगाया जाए तो यहाँ पे जो EP बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है। तो h के जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, 6 मीटर रखेंगे, यानी ये रखें 6 मीटर रखेंगे। और मास हमारा 10 kg दिया है और g यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो जनरली हम लोग क्या रखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। कभी कभी हम उसकी वैल्यू 10 भी रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें EP अगर फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, अगर मास हमारा 10 kg दिया है, G अपन 9.8 रख लें और हाइट 6 रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, 98 इंटू 6 सॉल्व करें, 6 8 जा 48 यानी 6 8 48, हाथ में लगा 4 यानी कैरी हमारा 4 है, 6 9 जा 54 होता है। 54 में अगर 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 54 में, अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 54 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 58 आएगा, तो यानी 588 जूल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो क्या है, 588 जूल यानी 588 जूल है। इतना वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट का जो 6 मीटर हाइट पे है। क्लियर हुआ दोस्तों, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 kg क्या वो 6 मीटर हाइट पे है तो वहां पे जो एनर्जी लगेगी या पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, 588 जूल का, यानी 588 जूल का लगेगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ चाइल्ड ड्रॉप अ स्टोन ऑफ 1 kg फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे जो मास है स्टोन का वो क्या है, m इक्वल टू 1 kg है दोस्तों। अब कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन आफ्टर 5 सेकेंड इज, यानी 5 सेकेंड बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, फॉर्मूला आपने वीडियो में देखा होगा तो पता होगा कि E के इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर हमें निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी तो उसके लिए हमें v चाहिए, क्योंकि हमारा E के इक्वल टू क्या होता है, E के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो हमें v चाहिए, तो v तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो v हमें निकालना होगा। तो जब कह रहा है कि और चाइल्ड ड्रॉप स्टोन एट 1 kg फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, तो टॉप ऑफ टावर से जब गिराता है तो ऑब्जेक्ट की यानी स्टोन की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। ठीक है, और वो टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, टाइम कितना ले रहा है आपका 5 सेकेंड ले रहा है, यानी t इक्वल टू कितना ले रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है। हमें क्या बताना है, आपका v बताना है, फाइनल वेलोसिटी इसकी बतानी है। फाइनल वेलोसिटी अगर निकालने के लिए हमें a चाहिए, यानी a हमें पता है, यानी g जब भी गिराते हैं तो g क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे a क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि बाई फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन u इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at होता है। यहाँ से अगर हम लोग v निकालें तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9.8 में 5 को मल्टीप्लाई कर दें,
क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 में तो क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और ये 45 और ये 49 आ गया। देख लीजिए 4.9 आ गया, जिसे हम लोग 5 मान सकते हैं। देखिए 5 8 जा 40, कैरी आया आपका 4, 5 9 जा 45, 45 में 4 ऐड करेंगे 49 होगा, 4.9 यानी 4.9 किसके नज़दीक है, 5 के नज़दीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें v निकालना हो तो v आपका क्या दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। तो यहाँ पे 4.9 नहीं यानी 49 आएगा। यानी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस 80 में यानी u की वैल्यू 0 रख रहे हैं और a की वैल्यू यानी g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो हमारा 49 मिला है दोस्तों। तो 49 से हम लोग अगर E निकालें, यानी E क्या होता है दोस्तों, E अगर हम लोग निकाला जाए यानी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो क्या होता है, E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करें 1/2 m क्या है, 1 kg है और ये 49 का स्क्वायर निकालें। ठीक है, 49 का स्क्वायर निकालेंगे। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है दोस्तों। 2401 होता है, चेक कर लिया जाए। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 2401 ही आता है या नहीं आता है तो क्लियर कर लीजिए। 49 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8, 36 8 कितना होता है, 36 8 44 होता है। और फिर इसे 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 96 यानी 196, ये 1 आ गया। 6 4 10, 4 10 9 4 13 1 14 यानी 2401 सही है हम लोग का, यानी ये 2401। 1/2 से अगर काटें तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी ये आपका आ जा रहा है 1200.5। तो ये हमारा ऑप्शंस में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग g की वैल्यू 9.8 रखे हैं। अगर हम लोग g की वैल्यू अगर 10 रख दें, कभी कभी हमने अभी बताया दोस्तों कि कभी कभी हम लोग g की वैल्यू 10 रख के करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग g की वैल्यू 10 रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग g की वैल्यू 10 रख के करते हैं तो कैसे आता है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया फिर करते हैं, क्योंकि हमने किया कैलकुलेशन, आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम लोग g की वैल्यू 9.8 ही रख के करिए। अगर 9.8 अगर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता, MCQ नहीं दिए रहते तो हम लोग इस पर छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। MCQ में वो ऑप्शंस नहीं है तो यानी हम लोग g की वैल्यू 10 रख के करते हैं, शायद आंसर हमारा मिल जाए। यानी यहाँ पे आपका m दिया है 1 kg और आपका टाइम दिया है 5 सेकेंड। यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर पता किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से v निकाल लें, v इक्वल टू u प्लस 80 बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। a के जगह हम लोग g रखेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g की वैल्यू 9.8 ना रख के हम क्या रखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 9.8 रखने पे हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1200.5 आ रहा था। ठीक है, जो कि ऑप्शंस में हमारे नहीं है, इसलिए अब हम लोग क्या रखेंगे, g की वैल्यू 10 रखते हैं। तो क्या आ जाएगा कि आपका सॉल्व किया जाए तो v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, E के इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, यानी सॉल्व किया जाए 1/2 इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व किया जाए तो आपका आ जाएगा 50 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 2500 होता है, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1250 जूल। देखिए अब हमारा आंसर मिल गया, यानी हमारा आंसर क्या है 1250 जूल यानी 1250 जूल। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा सही है। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा जी की वैल्यू पे, कहीं कहीं जी की वैल्यू हमें 10 रखना पड़ता है, कहीं कहीं हमारा ऑलरेडी जनरली वे में हम लोग 9.8 ही रख के करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए अपने आप में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ पॉटर। पॉटर में जानते होंगे आप लोग कुम्हार, जिसे जो बर्तन बनाते हैं यानी मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो क्या कर रहा है, लेट्स अ कार्टून
कार्टून का मतलब जो कागज़ का जो बड़ा बड़ा बॉक्स होता है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, बहुत से थिंग्स आप लोग अपने घर पे लाए होंगे, उसको जिसका वजन यानी यहाँ पे जो केजी थे वो 40 केजी का है, ठीक है। फिर फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट 1.5 मीटर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, यानी जो कुम्हार है उस कार्टून को जो 40 केजी का है ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो वो कितने ऊपर जा रहा है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर ऊपर जा रहा है। हाइट आपकी 1.5 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं h इक्वल टू क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका m यानी ये मास क्या दिया गया है 40 केजी दिया गया है, ठीक। अब कह रहा है द वर्क डन बाय द पॉटर ऑन द कार्टून इज। अब यहाँ पे जो कुम्हार के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, तो जो वर्क डन किया जा रहा है तो वो क्या है आपका, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे जो g की वैल्यू हमें क्या रखनी है, g की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है, यानी यहाँ पे 9.8 न रख के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे फॉर्म वर्क डन निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें h मिला है, m मिला है, हमें वर्क डन निकालना है, तो उससे पहले हमें फोर्स तो निकालना होगा, क्योंकि F इंटू डी चाहिए हमें, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब देखिए दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि वो फोर्स के ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में जाता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे एंगल यानी थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 होती है। आप यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फोर्स लगाया जाए तो F की वैल्यू क्या आ जाए, F इक्वल टू mg। mg क्या इसे बैलेंस करेगा, यानी F इक्वल टू mg, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। तो F यहाँ से निकालने क्या आ जाएगा 40 इंटू आपका g क्या दिया गया है 10 दिया है, यानी आ गया 400 न्यूटन। 400 न्यूटन आपका आ गया, यानी हमें यहाँ पे लिख दिया 400 न्यूटन। 400 न्यूटन आ गया। अब हाइट आपका क्या दिया गया है दोस्तों, हाइट के अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो हाइट क्या दिया है आपका, हाइट h दिया गया है 1.5 मीटर। तो अब यहाँ पे वर्क डन निकालें, तो वर्क डन क्या होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 डिग्री रखना है। जब हम कॉस थीटा की वैल्यू के डिफरेंट वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी W इक्वल टू क्या होगा, F की वैल्यू हमने निकाला 400 इंटू S यानी H क्या होगा 1.5, और कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यानी यहाँ पे हम लोग 1.5 में अगर 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 जूल, यानी 600 जूल यहाँ पे आपका वर्क डन करेगा। यानी कुम्हार क्या होगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने में, यानी 600 जूल का वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है 600 जूल है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों जितने भी टाइप्स के फॉर्मूले हमने वर्क एंड एनर्जी में पढ़ाए थे सभी पे डिस्कस कर लिया, सभी पे क्वेश्चंस भी कर लिए। आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान तरीके से करा जाए, क्योंकि फॉर्मूले भी बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करें, जितने भी प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपका प्रैक्टिस लेवल और बढ़ता जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम में, यानी आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाएँ। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहें, पूरी लगन से करते रहें। ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।